हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 365x लर्निंग। और आज हम यहाँ पे अपने जो हमने चैप्टर पढ़ लिया था वहाँ स्ट्रक्चर पैटर्न जो हमने शुरू किया था उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक, तो पिछले वाले में हमने क्या क्या देखा था। पहले हमने देखा था कि ये वाली कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हमने डिटेल में देखा था, अच्छे से हमने पढ़ा था उसे। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, जहाँ से स्टार्ट करना है हमारी, वो चीज़ है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो, आप लोग बड़े हो गए हो, 11th में आ गए हो, ठीक। और मुझे आपसे फिर बार बार मुझे ये ना कहना पड़े कि एटलीस्ट आप में नोट्स खुद से बनाने की आदत डाल लो अभी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग बनाना शुरू कर दोगे तो पूरे साल कोई हैक्टिक ना, एंड में जाके हैक्टिक नहीं होगा। फिर 12th में भी इसे काफ़ी हेल्प मिलेगी नोट से। तो मुझे बार बार मैं वीडियो में ना कहूँ, मैं भूल जाऊँ, तो आप लोग एटलीस्ट अपने नोट्स तो खुद बनाएं, ठीक है। जो चीज़ समझ में आ रही है पेन पेंसिल लेके बैठे, अंडरलाइन करें, चीज़ें लिख के देखें, क्वेश्चंस करके देखें, और क्वेश्चन मुझसे करें, डाउट क्लास में आए। तो ये सब चीज़ें अभी से अपनी थोड़ी हैबिट में लाओ ताकि आपको बाद में आसानी हो, ठीक है। तो आज हमें जहाँ से स्टार्ट करना है वो है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी किसके थ्रू हुआ था ये आपको ध्यान रखना है। ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जे थॉमसन। कौन थे? ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे हमारे जे थॉमसन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये सब चीज़ें आपके लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपकी इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर इनकी मतलब क्या ऑब्जर्वेशन थी, क्या उन्होंने देखा, क्या पाया, तो वो सब चीज़ पे हम डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ उस पार्ट से कोई भी क्वेश्चन या सवाल देखने को हमें नहीं मिलता, ठीक। पहला पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, the greater the magnitude of the charge on the particle, greater is the interaction with the electric or magnetic field, and thus greater is the deflection. अब क्या होता है कि जो हमारी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था ना, जो हमारा जो भी एक्सपेरिमेंट था, उसमें अगर आप मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके आसपास लिया तो उसका पार्ट डेविएट हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब मान लो अगर यहाँ से स्ट्रेट स्ट्रेट मतलब ऐसे करके जा रहा है कुछ, यहाँ पर ये ऐसे जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, और ये अगर ऐसे जा रहे हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस आ जाए तो ये सीधे ना जाकर इनका पाथ क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। सीधे ना जाकर इनका पाथ क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। तब आपसे वो यहाँ पर ये कह रहे हैं, जितना ज़्यादा उस पार्टिकल पे चार्ज होगा, जितना ज़्यादा उस पार्टिकल पे चार्ज होगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। किसके किसके उसमें, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में। यानी जो पार्टिकल्स आपके कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, अगर उस एक्सपेरिमेंट के आसपास आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दो, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लिया उसकी उस चीज़ के आसपास, तो डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा वो प्रोपोर्शनल है आपके किस चीज़ के, कि कितना चार्ज है उस पार्टिकल पे। जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा मतलब उसका चार्ज उतना ही ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जितना भी डिफ्लेक्शन करवा रही हैं उतना ही जितना जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन करवाएंगे, इसका मतलब कि उस पार्टिकल पे चार्ज भी उतना ज़्यादा है, ठीक। चलो नेक्स्ट, द मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अगला क्या है, द मास ऑफ द पार्टिकल। द लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर, अब तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना वो पार्टिकल हल्का होगा, जितना वो पार्टिकल हल्का होगा उतना ज़्यादा आपको उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, कोई चीज़ आपका मतलब खींच रही है, तो कोई चीज़ ज़्यादा अच्छे से कब खींच पाएगी, जब वो चीज़ हल्की होगी। जब चीज़ भारी होगी तो वो थोड़ा खींचना मुश्किल होगा ना, उसे थोड़ा कम डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन क्योंकि वो बहुत हल्का है, क्योंकि वो चीज़ जितनी ज़्यादा हल्की होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, ये चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या है आपका, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, द डिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड्स और द स्ट्रेंथ बाय द मैग्नेटिक फील्ड। अब जो आसपास आप इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ला रहे हो, ठीक है, मान लो शुरुआत में आप ला रहे थे इक्वल, उसकी क्या नाम है, इक्वल मैग्नीट्यूड है कि कम ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि आपने उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना शुरू कर दिया, ज़्यादा कम करने लगे। तो जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, जितना ज़्यादा आपका वोल्टेज जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ठीक है, जो वो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है आपके इलेक्ट्रोड्स के बीच में, वो जितना ज़्यादा होगा, आपकी वोल्टेज जितनी ज़्यादा होगी, आपकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। मान लो एक ही तरह के चार्ज सारे जा रहे हैं और आपको बढ़ाना है, उनका डिफ्लेक्शन इंक्रीज करना है, तो आपको क्या इंक्रीज करना होगा, वोल्टेज इंक्रीज करनी होगी। आपको जो पीछे पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज कहते हैं, तो उस चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जो आपकी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, जो आपका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का उसके एक्सपेरिमेंट पे आसपास, उस चीज़ को आप इंक्रीज कर दोगे तो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो। और इन्हीं सारी ऑब्जर्वेशन और स्क्रीन के अकॉर्डिंग थॉमसन ने क्या निकाला था, थॉमसन ने निकाला था चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो उन्होंने निकाला था, जो कि आपका आया था 1.75 × 10⁻11
सी कूलम पर केजी, ठीक है। ये चार्ज है ना, तो कूलम लगाया है यहाँ पर, और पर केजी नीचे मास है, तो मास कैसा यूनिट केजी हो गई, और मतलब चार्ज की कूलम हो गई। तो वहाँ पर हम देखते हैं चार्ज पर, सॉरी हाँ, चार्ज पर मास, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, कूलम पर केजी, ठीक है। क्या है, कूलम पर केजी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर एम ई क्या है, मास है, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन केजी, एंड ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कूलम, ये कूलम में आपका ये है, ठीक। फिर आता है आपका चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, फिर क्या आता है आपका चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक। हाँ, तो अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने निकाला, कैसे निकाला, राइट। तो आपको बस ये जान लो कि आर ए मिलिकन, यहाँ पर आपको एक नाम दिया हुआ है कि इन्होंने इनका मेथड था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इसके थ्रू ही इन्होंने चार्ज निकाला था किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है। ही फाउंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन टू बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज है, इसे आप ध्यान में रखो। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे हुआ, वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कि आपका बस इंपॉर्टेंट है आर ए मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, इसके थ्रू उन्होंने चार्ज निकाला था, ठीक है। द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मास में पता चल गया था किसके उससे, थॉमसन की वैल्यू से इन्होंने यहाँ पर आपके मास जो है उन्होंने निकाल लिया था इस चीज़ से, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं, आगे और क्या है आपके पास, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब धीरे धीरे करके जो आपके मेन टॉपिक्स हैं हम वहाँ पर आ रहे हैं कि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, हम पता चल गया ना इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, ठीक है। अब हम आते हैं कि प्रोटॉन्स की और न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, बता सकता है कोई, हमने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, वो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में लिख करके एग्जैक्टली वो क्या था, ठीक है। एक आध 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करो ताकि आपका भी उससे रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कि प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। अब ये पता है मुश्किल बहुत है प्रोटॉन की न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये आपका मान लो ये एटम है, ठीक है, ये 2-3 शेल्स हैं, और इसके अंदर यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। एक तो बहुत छोटा है, बहुत कंसाइज है, और बाकी सारी स्पेस में क्या है, आप बाकी सारे आपके केस में शेल्स हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को पता करना, इनकी डिस्कवरी करना इसलिए मुश्किल था पहले, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, और बिल्कुल छोटे हैं, कंसाइज हैं, न्यूक्लियस में है, सेंटर में, तो वहाँ तक पहुँचना भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल था, राइट। चलो आगे देखते हैं। Electrical discharge carried out in the modified cathode ray tube led to the discovery of canal rays carrying positively charged particles. The characteristics of these positively charged particles are listed below. क्या क्या हम देख लेते हैं characteristics. Unlike cathode rays, mass of positively charged particles depend upon the nature of gas present in the cathode ray tube. These are simply the positively charged gaseous ions. वहाँ पीछे हमने देखा था जब हम cathode ray tube experiment देख रहे थे, तब उसमें हमने देखा था कि भले ही मतलब कुछ भी हो, मतलब कैसी कोई भी चीज़ है, लेकिन उसमें क्या था कि जो आपका नेचर था गैस का, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा था कि आपके मतलब चार्ज पार्टिकल उस पर डिपेंड नहीं कर रहे थे, कोई भी गैस प्रेजेंट है वो चीज़ सेम ही थी, यानी उनका जो मास था, उनका नेचर था, वो चीज़ क्या थी, सेम ही थी। लेकिन यहाँ पर आपका डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर आपके नेचर ऑफ गैस क्या है, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, ठीक है। पीछे क्या था, मास डिपेंड नहीं कर रहा था कि कोई भी चीज़ हो, कैसी भी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हाँ, तो हमारे मतलब मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है जानने के लिए, वो ये है कि जो आपके कैथोड एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर को हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए थे। वहाँ पर नेचर ऑफ गैस से डिपेंड नहीं कर रहा था कि उस पार्टिकल का मास कितना होगा, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं कर रहा था उस पार्टिकल का मास कितना होगा। लेकिन यहाँ पर आपका नेचर ऑफ गैस से डिपेंड करेगा कि उसका पार्टिकल का मास कितना होगा, क्योंकि आपने देखा था ना कि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं, बाहर की साइड होते हैं, लेकिन प्रोटॉन का हम मास कंसिडर करते हैं। अगर हम एटॉमिक मास लिख रहे हैं तो उसमें प्रोटॉन्स का मास भी कंसिडर होता है, क्योंकि उतना आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन्स के मास को नेगलेक्ट कर सकते हो। और एक और चीज़, हर उसमें अलग अलग प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका मास था, ठीक है, मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट, ठीक है। नेचर ऑफ गैस जो भी प्रेजेंट है उसके ऊपर मास उसका डिपेंडेंट था, ठीक। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं, द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द गैस, ठीक है। अब चार्ज टू मास रेशियो देखो, जहां जहां मास आएगा वो चीज़ डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में वो चीज़ सेम सी थी तो हम नेगलेक्ट कर रहे थे उसे, हर चीज़ को। लेकिन यहाँ पर
अगर आप चार्ज टू मास देख रहे हो, अगर कुछ भी देख रहे हो जहां भी मास आ रहा है, क्योंकि मास डिपेंडेंट है, जो भी नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट है, हर गैस के लिए अलग अलग उसका मास निकल के आ रहा है। तो वहां पर आप ये देखोगे हर जगह मास क्या है आपका डिफरेंट है। हर जगह मास के मतलब जो मास जिस भी फॉर्मूले में यूज हो रहा होगा वो चीज डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, हमने देखा था मैं चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लेते, वहां से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल के आया था। यहाँ पर भी आप देखोगे, जब यहाँ पर भी आप देखोगे तो वो चीज क्या है, हर चार्ज टू मास रेशियो हर गैस के लिए डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि हर गैस का मास डिफरेंस है। ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो यानी चार्ज अपॉन मास अगर आप करोगे किसी भी गैस के लिए तो ज्यादातर गैस के लिए डिफरेंट आएगा। और डिफरेंट वो क्यों आ रहा है? क्योंकि हर गैस के लिए उसके मास क्या है, अलग अलग है। ठीक, some of the positively charged particles carry a multiple of the fundamental unit of electric charge. Some of the positively charged particles carry a multiple मतलब क्या यहाँ पर क्या बात हो रही है? आपने कभी एटम देखा है ना? एटम के ऊपर देखो, एटम देखो, यहाँ पर न्यूक्लियस है बीच में, यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस है। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर एक ही प्रोटॉन होता है, दो प्रोटॉन होते हैं, तीन प्रोटॉन होते हैं, क्या क्या होता है यहाँ पर? राइट, यहाँ पर क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है। किसमें होता है प्रोटॉन? हाइड्रोजन में, हीलियम में दो, फिर आगे बढ़ते जाओगे तीन, चार, पाँच, छः, ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो क्या ऐसा होता है कि हर गैस में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं? नहीं, हर गैस में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं होते। तो आप ये नहीं कह सकते कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हर गैस में इक्वल है, ऐसा कुछ भी नहीं। फंडामेंटल पार्टिकल्स हर गैस में क्या है, अलग अलग हैं और कैरी मल्टीपल। ठीक है, काफी सारे वहां पर फंडामेंटल पार्टिकल्स आपको कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अभी यहाँ पर किसकी बात हो रही है? प्रोटॉन्स की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, the behavior of these particles in the magnetic or electric fields is opposite to the observed for electron or cathode rays. अब देखो जाहिर सी बात है, इधर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर था वो उससे ऑपोजिट ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो जैसा वो इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, जैसा इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए, उससे ऑपोजिट ही बिहेव करेगा आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और वो क्यों करेगा? क्योंकि आपके दोनों के चार्ज ऑपोजिट है ना। अगर मान लो वो नेगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में जा रहा होगा तो कोई जो पॉजिटिव होगा वो यहाँ जाएगा, क्योंकि दोनों चार्ज अलग अलग अट्रैक्ट होंगे ना, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। अगर दोनों एक डायरेक्शन में जाए यानी दोनों का सेम चार्ज है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, इसलिए दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उनका ऑपोजिट हमें बिहेवियर देखने को मिलता है। ठीक है तो ये चीज ध्यान रखो। The smallest and the lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called proton. ठीक है, अब प्रोटॉन आपको लाइटेस्ट कहाँ में, मतलब ये कहाँ मिला, कहाँ आपको? हाइड्रोजन के आसपास क्या होता है? हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, हाइड्रोजन, एक सेकेंड, हाँ मान लो हाइड्रोजन की बात हो रही है। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। एटॉमिक नंबर 1 का मतलब क्या है कि उसमें प्रोटॉन कितने हैं? एक है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है। ठीक है, ये इसका मतलब है एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। तो इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन भी एक है और इसमें इलेक्ट्रॉन भी एक है। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है किसमें? H प्लस में। किसमें कन्वर्ट करना है? H प्लस में। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से यानी इसमें से हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकाल सकते हैं। तो इसके पास H प्लस के बाद सिर्फ क्या बचा? प्रोटॉन बचा एक, बाकी और कुछ बचा नहीं। ना इसके पास न्यूट्रॉन है, ना ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो इसके पास क्या बचा? एक H प्लस बचा। ठीक है, मतलब खाली H प्लस है, यानी सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। तो जो आपको स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन मिला वो मिला आपको हाइड्रोजन से, और उसी को हमने क्या कह दिया? प्रोटॉन कह दिया। उसको हमने क्या कह दिया? प्रोटॉन कह दिया, क्योंकि उसमें उस पार्टिकल के अलावा कोई पार्टिकल ही नहीं है, ना आपका न्यूट्रॉन है, ना इलेक्ट्रॉन है, कुछ भी नहीं है, लाइटेस्ट है वो। ठीक है, और लाइटेस्ट एंड द मोस्ट पॉजिटिव। ठीक, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, the positively charged particle was characterized in 1919. Later, a need was felt of the presence of electrically neutral particle as one of the constituent of an atom. These particles were discovered by James Chadwick. James Chadwick ने क्या डिस्कवर किया था? मुझे बताओ, ध्यान करो। ठीक है, अगर आप लिखने पे आओगे, मान लो इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हो, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखोगे? जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखोगे? जे थॉमसन। ठीक है, प्रोटॉन के लिए क्या लिखोगे? ई गोल्डस्टीन। कुछ लोग मतलब रदरफोर्ड भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक, अगर आप न्यूट्रॉन की बात करोगे तो जेम्स चैडविक। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखो कि इलेक्ट्रॉन में कौन है?
आपका जे थॉमसन, प्रोटॉन पे कौन है ई गोस्टिन या रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन पे कौन है आपका जेम्स चैडविक, ठीक है। तो जेम्स चैडविक ने क्या डिस्कवर किया, जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था हमारा न्यूट्रॉन, क्या डिस्कवर किया था ना, न्यूट्रॉन, जो कि हमारा कैसा पार्टिकल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, उसके ऊपर ना नेगेटिव ना पॉजिटिव ना एक्स ना वाई, कोई भी चार्ज नहीं है उसके पास, कैसा चार्ज है, जीरो चार्ज है उसके ऊपर, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, बाय बॉम्ब, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैसे डिस्कवर किया था, बाय बॉम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, इस बात को ध्यान में रख लो, ये इसकी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की बात हो जाएगी। जेम्स चैडविक ने किया था, कैसे किया था उन्होंने, बाय बॉम्बार्डिंग अ थिन शीट ऑफ बेरिलियम बाय अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट उन्होंने कराया था, किसके ऊपर, बेरिलियम की शीट के ऊपर, ठीक है। When electrically neutral particles have a mass slightly higher than that of a protons were emitted, he named these particles as neutrons, ठीक है। ऐसे पार्टिकल उन्होंने क्या कहा, उन्होंने इसका नाम दिया न्यूट्रॉन्स। देखो न्यूट्रॉन्स का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है प्रोटॉन के मास जितना, न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो सिमिलर होता है किसके मास के अकॉर्डिंग, प्रोटॉन के मास के साथ सिमिलर होता है, लेकिन क्या उसके पास चार्ज होता है, नहीं उसके पास चार्ज नहीं होता, और क्योंकि उसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है या फिर उसके साथ सिमिलर होता है, ठीक है, सिमिलर मास होता है उन दोनों के पास, तो हम दोनों का मास लिख लेते हैं, प्रोटॉन का भी और न्यूट्रॉन का भी हम लिखते हैं 1 यूनिट, ठीक है, 1 यू लिख लेते हैं, यानी अगर 10 प्रोटॉन है और 10 न्यूट्रॉन है तो 20 यूनिट्स मास हो गया, ठीक है, यानी दोनों का हम सिंपली करके 1 लिख लेते हैं, तो यानी अगर 10-10 है दोनों तो 20 आपका मास हो गया, एटॉमिक मास कितना हो गया, 20 हो गया। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना है यहाँ पर कि उनका मास क्योंकि सिमिलर है इसलिए दोनों के मास को हम 1-1 लिख लेते हैं, ठीक है, ध्यान रखो। तो आपके पास अब 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, आपका पहला पार्टिकल हो गया इलेक्ट्रॉन, कैसे डिस्कवर हुआ था, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से, किसने किया था, जे थॉमसन ने, ठीक है, वो हमने पढ़ लिया। सेकंड आपका हो गया प्रोटॉन, वो किसने डिस्कवर किया था, ई गोस्टिन या फिर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से वो डिस्कवर हुआ था, ठीक, और वो क्या 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 एक्सपेरिमेंट था, वो अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट था, किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्डमेंट था। थर्ड आपका पार्टिकल है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का मास हम कंसिडर नहीं करते, वो नेग्लिजिबल होता है, प्रोटॉन के ऊपर मास हम कंसिडर करते हैं, उसका मास हम लेते हैं 1 यूनिट, मतलब अप्रॉक्स लेते हैं, मतलब अप्रॉक्स लेके 1 यूनिट ले लेते हैं उसका मास। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता और न्यूट्रॉन का मास भी हम क्या ले लेते हैं, 1 यूनिट ही हम उस पर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हो गए, और न्यूट्रॉन के डिस्कवर किसने किया था, जेम्स चैडविक ने, कैसे किया था, अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट किया था बेरिलियम की शीट के ऊपर, अल्फा पार्टिकल्स का बॉम्बार्डमेंट किया था बेरिलियम की शीट के ऊपर, तो वहां से हमारा क्या डिस्कवर हुआ था, वहां से हमारे न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे, वहां से क्या डिस्कवर हुआ था हमारा, वहां से हमारे न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज हमें पढ़नी है वो हमें पढ़नी है एटॉमिक मॉडल्स, ठीक है, क्या पढ़ना है हमें, एटॉमिक मॉडल्स। अब देखो ये चीज तो आ गई कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये 3 चीजें, लेकिन ये चीजें है कहाँ, कैसे कैसे अरेंज है एक एटम के ऊपर, कैसे कैसे अरेंज है, कहाँ है, बीच में है, सेंटर में, इधर है, लेफ्ट है, राइट है, अब ये कौन बताएगा, ठीक है। तो ये बताने के लिए हमें निकालने पड़ेंगे मॉडल्स के, एटॉमिक मॉडल्स हमारे क्या क्या हैं, ठीक है। अब डाटा के नाम में एटॉमिक थ्योरी आई थी, उसके बाद ही धीरे धीरे हमारे एटॉमिक मॉडल्स आने शुरू हो गए थे, ठीक है। इस वजह से सब बहुत सारे ज्यादा मॉडल्स आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, है ना। चलो देख लेते हैं। Suggested that Dalton's indivisible atom is a composed of subatomic particles, ठीक है। The major problem, ठीक है, major problem क्या थी, to account for stability of the atom, to compare the behavior of the elements in the terms of both physical and chemical properties, ठीक है। अब यहाँ पे जब कोई भी एटॉमिक मॉडल बना रहे हो तो मॉडल ऐसा बनाओगे जो स्टेबल हो, ठीक है। आप ये इन सब में एटम्स है, ठीक है, एटम्स है, क्या ये डिस्ट्रॉय होती रहती है, कह सकते हैं कि अभी रखिए 5 मिनट बाद गायब हो जाएगी, फट जाएगी, टूट जाएगी, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता, ये स्टेबल रहती है, एक जगह रखिए तो वहां पर रखिए, कुछ हो नहीं रहा इसमें, तो क्योंकि एटम्स आपके क्या है, स्टेबल है। तो जब आप मॉडल बना रहे हो एटम्स का तो आपको ध्यान रखना है क्या चीज़ का, स्टेबिलिटी का बहुत ध्यान रखना है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन या फिर ये एटॉमिक मॉडल, जो आपका एटॉमिक मॉडल है, ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाया तो वो किसी काम का नहीं है फिर, राइट। और फिर आपको उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखते हुए आपको मॉडल बनाना है, यानी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और नेक्स्ट क्या है आपका, टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स, ठीक है। अब आपको साथ साथ मॉडल आप बना रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एटम्स एक दूसरे से कंबाइन भी करते हैं, यानी एक एटम दूसरे एटम के साथ इंटरेक्ट भी करता है, कंबाइन भी करता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर भी करता है। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही होती है, मॉलिक्यूल्स आपके फॉर्म होते हैं, तो आपको एटॉमिक मॉडल बनाते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपने मॉलिक्यूल्स बना पाए और भी एटम्स के साथ जुड़ पाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, एटम के साथ नहीं जुड़ पाएगा, तो वहां पर कोई एटॉमिक मॉडल का बनाने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक। चलो नेक्स्ट, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन द नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब और एमिटेड बाय द एटम, ठीक है।
अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं एटम के अंदर से, राइट। तो अब ये जब होती है तो आपके एटॉमिक मॉडल को ये चीज़ भी एक्सप्लेन करनी है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जितना भी है आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह वगैरह, वो सब चीज़ें यहाँ से इसे एक्सप्लेन करना चाहिए। अगर आपका एटॉमिक मॉडल ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है, नेचर नहीं बता पाएगा कि एक्स रेज, ये रेज, वो रेज, फलाना रेज, ये आइटम कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो वो चीज़ भी आपकी क्या हो जाएगी, वर्थलेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है अगर कोई भी एटॉमिक मॉडल को डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेबल इंपॉर्टेंट है, टेबल को ध्यान में रखना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनका आपको चार्ज दिया हुआ है, ठीक है, एब्सोल्यूट चार्ज है, रिलेटिव चार्ज है, मास है, यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये क्योंकि यूनिट्स आपके आगे बहुत काम में आएंगी, ठीक है। आप क्वेश्चंस करोगे वैरायटी के, यहाँ ही नहीं, मतलब कहीं भी क्वेश्चंस करोगे तो ये चीज़ें आपके यूज़ में आनी ही आनी है, ठीक। नेक्स्ट, डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स फॉर प्रपोज, ठीक है, अलग अलग मॉडल्स दिए गए थे। अब सबसे पहले हमारे किसने दिया था, जे थॉमसन ने, फिर हमारे रदरफोर्ड आए थे, ठीक है। अब इनका ही मॉडल नीचे डिस्कवर मतलब बात करी गई है, ठीक। सबसे पहले आए हमारे जे थॉमसन, ठीक है। अब इन्होंने क्या मॉडल दिया था, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, हम एक बार फिर से देख लेते हैं। जे थॉमसन ने 1898 में एक ऐसा उन्होंने मॉडल दिया कि एक स्फेरिकल शेप है, ठीक। उन्होंने कहा कि ये एक स्फेरिकल शेप है, ठीक, और ये स्फेरिकल शेप कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज है, यानी ये एक स्फीयर है और ये एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, और इस स्फीयर के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एम्बेडेड है, आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एम्बेडेड है, यानी कि ये एक स्फीयर है आपका पॉजिटिवली चार्ज का, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, ये ऐसे करके आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या है, एम्बेडेड है। वाटरमेलन देखा है ना कभी, वाटरमेलन बीच में काट हो गए तो पूरा पूरा रेड है वो, तो रेड पार्ट को जो पूरा वो इसका स्फीयर है उसे आप मान लो पॉजिटिवली चार्ज, और जो उसकी सीड्स हैं उसके ऊपर, जो उसके उसमें सीड्स हैं उन्हें आप मान लो इलेक्ट्रॉन्स, उन्हें आप मान लो इलेक्ट्रॉन्स मान लो। तो वैसा ही इनका कुछ मॉडल था, इसी वजह से इनके मॉडल का अलग अलग नाम क्या हमने दिया हुए थे, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, रेजिन पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल। प्लम पुडिंग क्या है, जो क्रिसमस से बनती है ना पुडिंग्स वगैरह, उन पर ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगे होते हैं, तो पूरा स्फीयर वो क्या हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज। तो ड्राई फ्रूट्स हैं उनकी एनालॉजी किससे, इलेक्ट्रॉन से है, ठीक है। तो इस वजह से इनके मतलब इसको मॉडल को अलग अलग नाम दिया गया था। अब हंसना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर, क्योंकि जिस टाइम 1898 में कोई टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं, सबसे पहले आदमी ने मॉडल दिया और अपनी चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, ठीक है। तो बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बहुत बड़े साइंटिस्ट की नाम बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। उन्होंने बताया, और द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, ठीक है ना, इनका एम्बेडेड है एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में। लेकिन क्या ये इनका मॉडल सक्सेसफुल था, नहीं, इनका मॉडल सक्सेसफुल नहीं था, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस मॉडल इज द मास ऑफ द एटम इज एज्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। इन्होंने क्या कहा कि जो मास है एटम का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे एटम में। लेकिन आपने देखा था ना रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद कि मास कहाँ पर है, मास पूरा एक कंसाइज है उसके एटम के सेंटर में, उसके न्यूक्लियस में कंसाइज है। तो ये चीज़ भी यहाँ पर इनकी क्या हो गई थी, इनके लिए ड्रॉबैक था। ये चीज़ क्या थी इनके लिए, हम फेलियर्स नहीं कहेंगे, हम ड्रॉबैक्स कह देंगे। ये चीज़ क्या थी, एक ड्रॉबैक था, या फिर ये चीज़ यहाँ पर ये देख नहीं पाए कि जो मास है, जो पूरा मास है वो कहाँ कंसाइज है, बीच में कंसाइज है किसी भी एटम के, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इन्होंने क्या कहा था कि पूरा का पूरा एटम जो है उसमें यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहाँ से भी मास उठाओगे वो चीज़ हमेशा इक्वल ही निकलेगी, ठीक। Although this model was to explain the overall neutrality of the atom, but was not consistent with the result of later experiment। जैसे कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी थॉमसन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1906 फॉर ए थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन्वेस्टिगेशन ऑन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस, ठीक है। इन्हें एक नोबेल प्राइज भी मिला था, और बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, आप समझ रहे हो, नोबेल प्राइज। हमें तो पढ़ना बहुत आसान है, कह रहे इन्होंने वो वाला वाटरमेलन वाले साइंटिस्ट और ये साइंटिस्ट, लेकिन ये बहुत काफ़ी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इनका मतलब काफ़ी बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक। तो इनका नाम ऐसे नहीं लेना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, हो गई, हाँ नीचे आ जाओ। फिर थॉमसन का मॉडल हो गया, वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, वो आगे बहुत सारी चीज़ों को नहीं बता पाए, तो उनका मॉडल को हमने मतलब नहीं माना, उस मॉडल से हम क्या हो गए, आगे बढ़ गए। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल आया वो आया हमारे रदरफोर्ड सर का। इन्होंने हमारा रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। अब इन्होंने भी हमारा क्या किया, इन्होंने भी हमारा क्या दिया था, इन्होंने भी हमारा एटॉमिक मॉडल दिया था। लेकिन इन्होंने जब एटॉमिक मॉडल दिया था उसमें क्या था, उन्होंने क्या था, पहले एक्सपेरिमेंट क्या किया था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। हम पहले वो एक्सपेरिमेंट देते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट था क्या, उसके बाद हम बात करेंगे कि इन्होंने अपना मॉडल भी कैसे दिया था, ठीक। चलिए देखते हैं। हाँ तो चलिए वाला रदरफोर्ड का न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट मॉडल हम देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था, ठीक है। अच्छा, इनका जो नाम था वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, ठीक।
अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है क्या नहीं होता ये आपको पता होना चाहिए पहले से, क्योंकि आप ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हो, राइट। तो अल्फा पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं, एक सेकेंड, हाँ, तो अल्फा पार्टिकल्स आपके क्या होते हैं, डबली चार्ज हीलियम आपके पार्टिकल्स, ठीक है। हीलियम प्लस 2 को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं। हीलियम प्लस 2 को हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल्स, इन्हें हम कहते हैं, ठीक। तो ये चीज ध्यान रखनी है। हमें किसने किया था, ये रदरफोर्ड थे हमारे, इन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर, ठीक है, वेरी थिन गोल्ड फॉइल अल्फा पार्टिकल्स, हमने कहा था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में था क्या, ठीक है, मोटा मोटा समझ लो एक्सपेरिमेंट में क्या था। यहाँ पर एक सोर्स है आपकी जो कि अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड कर रही है, ठीक है, यहाँ पर आपकी सोर्स है जो कि अल्फा पार्टिकल आपकी बॉम्बार्ड कर रही है। फिर यहाँ से एक सोर्स आई, फिर यहाँ पर क्या हुआ, आपकी यहाँ पर एक गोल्ड फॉइल है, क्या है, यहाँ पर गोल्ड फॉइल है। इस गोल्ड फॉइल पे आके सारे के सारे आपके अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड होने शुरू हो गए, ठीक है, गोल्ड फॉइल पे आके टकरा रहे हैं टकरा रहे हैं टकरा रहे हैं टकरा रहे हैं, ठीक है। गोल्ड फॉइल पे आके इतने सारे आपके अल्फा पार्टिकल्स टकरा रहे हैं, फिर वहां से कुछ उसमें से पास कर रहे हैं, कुछ डेविएट कर रहे हैं, अपना उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है, किसी के साथ कुछ हो रहा है। तो वहां पर जब आप देखोगे, ठीक है, वहां पर जब वो चीज आप देखोगे गोल्ड फॉइल पे टकरा रहे हैं, अब गोल्ड फॉइल ही वहां पर क्यों ली है, ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि उन्होंने गोल्ड फॉइल ही क्यों ली है। क्योंकि गोल्ड फॉइल यानी गोल्ड को आप देखोगे, आपने पढ़ा होगा पहले, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, या फिर बहुत ज्यादा मेलिएबल भी वो आपका मेटल है, ठीक है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है। तो जब आप ये चीज देखोगे, इस वजह से गोल्ड लिया था। और ये मतलब अप्रोक्स आपकी देख रहे हो थिकनेस कितनी है इसकी, ये थिकनेस देखो यहाँ पर कितनी कम थिकनेस है, यानी कोई और मेटल आपका ऐसा नहीं होगा जिसकी इतनी कम थिकनेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या है कि अल्फा पार्टिकल्स थे, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स थे, वो उन्हें बॉम्बार्ड कराया गया गोल्ड फॉइल के ऊपर, किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड कराया गया। फिर हमारे कुछ निकले रिजल्ट्स, कुछ हमारे निकले कंक्लूजन्स, हमें वो ही यहाँ पर देखने हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि जब हमने अल्फा पार्टिकल्स को, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स को हमने जब गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्ड करवाया तो वहां पर हुआ क्या, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। अ स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ अ रेडियोएक्टिव सोर्स वाज डायरेक्टेड, ठीक है, वहां पर हमने गोल्ड फॉइल पे हमने बॉम्बार्ड करवाए बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स। फिर क्या हुआ, अ थिन गोल्ड फॉइल हैड अ सर्कुलर फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन अराउंड इट, whenever alpha particles struck the screen a tiny flash of light produced at that point। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी हमारे पार्टिकल उसके तरफ गोल्ड फॉइल की तरफ जा रहे थे, कुछ तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो ये यहाँ हो गया, मैंने यहाँ बनाता हूँ पेन से, ध्यान से देखना, ठीक है, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये वाली जो आपकी स्क्रीन है, ये वाली जो आपकी स्क्रीन है, ठीक है, ये कैसी स्क्रीन है आपकी, जिंक सल्फाइड की। किसकी स्क्रीन है आपकी, जिंक सल्फाइड की। एक जगह और जिंक सल्फाइड की हमने स्क्रीन या फिर जिंक सल्फाइड की हमने कोटिंग करी थी, वो कहाँ करी थी मुझे बताओ। जब हम पीछे पढ़ रहे थे ना कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, तो ये देखने के लिए जहाँ पर वो मतलब वहाँ पर मतलब स्क्रीन से टच हो रहे नहीं हो रहे, वहाँ पर डेविट हो नहीं हो रहे, तब वहाँ पर हमने कैथोड रे पे क्या किया था, जिंक सल्फाइड, कैथोड रे पे क्या किया था, जिंक सल्फाइड का हमने कोटिंग वहां पर करी थी। और यहीं पर क्या है, जिंक सल्फाइड के आसपास यहाँ आपको दिख रही है फोटोग्राफी प्लेट, ये पूरी आपकी क्या है, जिंक सल्फाइड की यहाँ पर प्लेट है। तो यही जिंक सल्फाइड की प्लेट पे हमें दिख रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स कभी सीधे इधर इधर टकरा रहे हैं, कभी इधर टकरा रहे हैं, कभी इधर टकरा रहे हैं, ठीक है, एक गोल सी जिंक सल्फाइड की प्लेट है। और यहाँ पर चारों तरफ, यहाँ पर चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर टकरा रहे थे, यहाँ पर चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर देखो यहाँ भी टकरा रहे हैं, देखो ध्यान से देखो आप, यहाँ भी टकरा रहे हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। यहाँ देख लो डेविएशन आपका इसका इलेक्ट्रॉन्स का चारों तरफ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का डेविएशन आपको चारों तरफ देखने को मिला, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड ध्यान रखना, जिंक सल्फाइड की कोटिंग आपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में कही थी, और जिंक सल्फाइड की कोटिंग आपने यहाँ मतलब कोटिंग नहीं, यहाँ पर पूरी की पूरी प्लेट है यहाँ पर, ठीक है, तो वो चीज को ध्यान रखो। अब रिजल्ट्स क्या आते हैं, द रिजल्ट्स ऑफ द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ठीक है, थॉमसन के अकॉर्डिंग क्या था कि सारा का सारा मास इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पूरा स्फीयर है पॉजिटिवली चार्ज। आप मुझे एक बात बताओ कि हीलियम प्लस 2 पार्टिकल्स हैं, अगर मैं हीलियम प्लस 2 यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को किसी पॉजिटिव स्फीयर के बाद फेंकूंगा, ठीक है ना, थॉमसन ने क्या कहा था कि जो स्फीयर है, जो आपका जो एटॉमिक वाला स्फीयर है, जो आप मॉडल है, वो एक स्फीयर है, और स्फीयर कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। तो अगर कोई भी पार्टिकल उस एटम की तरफ जाए तो उसे रिपेल करेगा, क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, क्या कहता, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, इसलिए वो पूरा का पूरा एटम क्या करेगा, उसे रिपेल करेगा। लेकिन ऐसा हो रहा था, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। आपके जो अल्फा पार्टिकल्स आए वो कुछ पास थ्रू भी करके वो सीधे सीधे भी निकल गए। अब आप मुझे खुद बताओ ना कि अल्फा पार्टिकल कैसे सीधे सीधे निकल जाएंगे उसमें से, जब आपने कहा कि उसका एक तो मास इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है,
अब मास भी तो होगा ना, क्या कोई अल्फा पार्टिकल तो बहुत हल्का है, बहुत छोटा पार्टिकल है, एक सिंगल एटम है, लेकिन गोल्ड का मतलब गोल्ड का एटम काफी बड़ा है, राइट। तो जब वहां से टकराएगा वो चीज आके, तब वो टकरा के और कहीं जानी चाहिए, ठीक है, और कहीं चली जाएगी ना, रिपेल हो जाएगी, पहली बात तो रिपेल होगी पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और क्योंकि पूरा का पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कोई से पार्टिकल क्रॉस भी तो नहीं कर पाएगा, टकरा के उधर जाएगा कभी इधर जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर देखा उसे क्रॉस भी कर रहा है, उसे क्रॉस भी कर रहा है, तो टकरा के नहीं जा रहा, उसे डेविएट भी नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। इन सब चीजों ने हमारे क्वेश्चंस उठाए किसके ऊपर, थॉमसन के एटॉमिक मॉडल के ऊपर, राइट। उन्होंने क्या कहा था, ठीक है, द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इज यूनिक, मतलब फॉइल शुड हैव बीन स्प्रेडली, ठीक है, इवनली स्प्रेड होना चाहिए था, और अल्फा पार्टिकल से टकराने ही चाहिए, मतलब डायरेक्टली पास ही नहीं करना चाहिए था अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और प्लस वहां पर डेविएशन हमें देखने को मिलनी ही चाहिए थी, मतलब यहाँ पर आया रिपेल कर गया, यहाँ पर आया रिपेल कर गया, यानी गोल्ड के पीछे फॉइल के पीछे कोई देखने को मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन हमें मिला, वो अल्फा पार्टिकल्स भी क्रॉस करे, सब कुछ हुआ, ठीक। तो वो चीज़ क्यों हुई, क्यों ऐसे ही कुछ पार्टिकल डेविएट हुए, क्यों कुछ पार्टिकल डेविएट ही नहीं हुए, ठीक है, क्यों कुछ पार्टिकल बिल्कुल रिपेल हो गए और मतलब रिबाउंड आ गए, लेकिन कुछ सीधे ही चले गए, ऐसा क्यों हुआ, इसे हम आगे देखेंगे, ठीक। It was expected that the particles would slow down and change the direction only by a small angle as they passed. लेकिन वो से स्मॉल एंगल नहीं, बहुत बड़े बड़े एंगल से भी डेविएट हुए थे, ठीक है। अब ये 3 पॉइंट है, ये 3 क्या है, हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्हें आप ध्यान में रखो, इन ऑब्जर्वेशन के थ्रू कंक्लूजन निकलता है, ठीक। चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, यानी अनडिफ्लेक्टेड तरीके से, यानी बिना किसी डिफ्लेक्शन के, यानी ये गोल्ड फॉइल है, अल्फा पार्टिकल आया सीधा निकल गया, ये गोल्ड फॉइल है, अल्फा पार्टिकल आया सीधे निकल गया, यानी बिना किसी डिफ्लेक्शन के हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला कि अल्फा पार्टिकल्स आया और सीधे सीधे निकल गए। जबकि क्या था कि अगर वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है तो उसे रिपेल करना चाहिए था, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है एक दूसरे को, और क्योंकि गोल्ड फॉइल मतलब एटम भारी भी है तो वहां भी टकराना चाहिए था, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे निकल गए, आप देख रहे हो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल कहाँ निकल गए, बिल्कुल सीधे निकल गए। A small fraction of the alpha particles deviated by small angles, कुछ पार्टिकल्स थे जो कि स्मॉल एंगल से क्या हुए, डेविएट हुए, कुछ पार्टिकल्स थे जो कि स्मॉल एंगल से डेविएट हुए, और वेरी फ्यू पार्टिकल्स 1 in 20,000 बाउंस बैक, यानी रिबाउंड आ गए वो वापस जिस रास्ते से, यानी इस रास्ते से वो गया, ऐसे गया, मतलब मान लो ऐसे गया वो, ठीक है, ऐसे आया टकराया, वहीं उसी फॉर्म पर रिबाउंड कर गया। तो 1 in 20,000, यानी कि बहुत रेयर ये चीज़ थी, 1 in 20,000 क्या कर रहा था, वो रिबाउंड कर गया, बाउंस बैक कर गया, सेम 180 डिग्री पे वो वापस आ गया, ठीक है। कुछ पार्टिकल्स इसमें आपको कम डिफ्लेक्शन देखने को मिला, यानी स्मॉल एंगल से डेविएट हुए, कुछ लार्ज एंगल से डेविएट हुए, और कुछ जो थे आपके 1 in 20,000 वो रिबाउंड ही कर गए, ठीक है। तो ये सब हमारी क्या थी, ऑब्जर्वेशन थी। एक क्या थी ऑब्जर्वेशन, फिर देखो सिंपल तरीके से, कुछ पार्टिकल्स थे वो सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल्स यहाँ से आए डेविएट कर गए स्मॉल एंगल से, कुछ पार्टिकल्स आए वो लार्ज एंगल से डेविएट कर गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स आए वो वापस ही रिबाउंड कर गए, ठीक है। तो ये हमारी 3 ऑब्जर्वेशंस थी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन देयरफॉर ड्यू द कंक्लूजन, और अब कंक्लूजन क्या निकला उस चीज का, भाई कंक्लूजन क्या निकला देखते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी एज, मतलब क्यों एम्प्टी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स हम निकल गए, ठीक है। तो पहले पॉइंट क्या था कि अल्फा पार्टिकल पास थ्रू कर गया, मतलब ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। अब अगर किसी पार्टिकल, मतलब कोई एटम है, ठीक है, हम अब एटम बनाते हैं, ठीक है, ये एटम है, और इसमें से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, अरे हाँ, इसमें से क्या हुआ, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आपके सीधे निकल गए, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स आपके सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या है, यानी कि बहुत सारी स्पेस एटम में कैसी है, खाली है, यानी बहुत सारी स्पेस एटम के अंदर कैसी है, खाली है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्मली अगर आपका पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो वो चीज़ रिपेल करती, ज़्यादातर आपके अल्फा पार्टिकल स्टेट जाते ही नहीं, तो क्योंकि वो स्टेट चले गए थे, इस वजह से हमें पता चला कि एक एटम के अंदर ज़्यादातर जो जितनी भी स्पेस होती है वो क्या होती है, खाली होती है, यानी मेजॉरिटी ऑफ स्पेस क्या है एटम के अंदर, खाली है। क्या है एटम के अंदर मेजॉरिटी ऑफ स्पेस, एम्प्टी है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, a few positively charged alpha particles were deflected. The deflection must have been due to enormous repulsive force, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज नॉट स्प्रेड थ्रू आउट द एटम एज थॉमसन हैव प्रेज्यूम्ड, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, सेंटर में कंसंट्रेटेड है, ठीक है। अब ये चीज़ क्या पता चलती है, अब क्योंकि आपके बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए थे, कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल डेविएट हुए, कुछ लार्ज एंगल से डेविएट हुए, तो इस समय क्या पता चला कि एक एटम के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, एक एटम के अंदर
यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? किसी एक बहुत ही छोटी सी कंसाइज स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी एक पूरे एटम का मास एक बहुत ही छोटी सी जगह में कंस्ट्रिक्टेड है और उसी छोटी जगह में पूरे के पूरे सारा एटम का मास है। और वो कहाँ होगी? एग्जाम मतलब वो एटम के सेंटर में जो होगा उसे हमने न्यूक्लियस कहा। उस न्यूक्लियस के अंदर बहुत ही कंसाइजली सारा का सारा मास उसके अंदर है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये सारा का सारा जितना भी आपका मास है वो सब कहाँ कंसाइज्ड है? वो सब आपके एटम के न्यूक्लियस के अंदर कंसाइज्ड है। ठीक, तो जो थॉमसन ने कहा था कि यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम के अंदर, वो चीज ट्रू नहीं है, वो चीज गलत है। ठीक, चलो आगे देखते हैं। Calculations by other force showed that the volume occupied by the nucleus is negligibly small। ठीक है, अब न्यूक्लियस क्या है आपका? बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, वाइल आपका किसके रेडियस है? अब बात हुई ना कि सारा का सारा जितना भी मास है, सारा का सारा जितना भी पॉजिटिव चार्ज है, वो सब कहाँ पर है? वो सब आपके न्यूक्लियस के अंदर है, आपके एटम के सेंटर में है और कंसाइज है बहुत। तो इतना सब जो आपका कंसाइज मास है वो हमें पता चला कि न्यूक्लियस का रेडियस, जो हमारा न्यूक्लियस है उसका रेडियस बहुत ज़्यादा कई टाइम्स कई गुना छोटा होता है किसके रेडियस के मुकाबले? एटम के रेडियस के मुकाबले। अब ऑब्वियसली बात है ना, वो ये आपका एटम है, ये आपका एटम है, मान लो यहाँ बीच में ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये जो आपका बीच में न्यूक्लियस है, ये जो आपका यहाँ पर एटम है, तो क्या पता चल रहा है कि इनका रेडियस बहुत छोटा होगा ना, ऑब्वियसली कि एटम तो बहुत बड़ा है, एटम की वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप न्यूक्लियस ही देखो उसकी वॉल्यूम बहुत कम है, उसकी वॉल्यूम बहुत कम है क्योंकि उसका रेडियस बहुत छोटा है। ठीक है, अप्रॉक्स आप देखोगे कि एटम का रेडियस 10 की पावर -10 मीटर और न्यूक्लियस का रेडियस 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, अब इनको देखने में ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा, लेकिन आप समझो यहाँ 5 जीरोस का डिफरेंस है, यहाँ 5 जीरोस का डिफरेंस, यानी आप 5 से समझ रहे हो? समझ रहे हो? वंस, टेंस, थाउजेंड्स, ठीक है, लाख, 10 लाख, 5 जीरो। ठीक है, क्या समझे आप? समझ रहे हो ना? यहाँ पर कितना डिफरेंस है? यहाँ पर आपके 5 जीरोस का डिफरेंस है, यानी अगर आप ये 1 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 लाख गुना आपका जो उसका रेडियस है, किसका? न्यूक्लियस का रेडियस है, वो 1 लाख गुना छोटा है। समझ पा रहे हो आप कितना छोटा है? इतने छोटे पार्ट में वो कंसाइज है, आपका पूरे एटम का मास 1 लाख गुना छोटे रेडियस में कंसाइज है। ये देखने में हम छोटे लिखते हैं कि 10 मीटर, 10 मीटर, लेकिन आप सीरियसली में जानना चाहते हो तो आप ये देखो कि उनमें डिफरेंस कितना है। उनमें आपके 5 जीरोस का डिफरेंस है, 5 जीरोस मैटर करते हैं, 5 जीरोस, है ना। चलो आगे देखते हैं। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर हमारी क्या हो गई? हमारी ऑब्जर्वेशंस हो गई थी। ऑब्जर्वेशंस के बाद हमने देखा कि क्या क्या यहाँ पर कंक्लूजन निकल सकता है। ठीक है, हम आगे देखेंगे। अब रदरफोर्ड ने अपने मॉडल के बारे में क्या कहा? रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि थॉमसन का मॉडल जो है एटम का, वो क्या है? वो मतलब नेग्लिजिबल है, मतलब उसे हटा दिया, मतलब ड्रॉबैक है, मतलब वो ना स्टेबिलिटी बता पाया ना कुछ और बता पाया। अब हम यहाँ देखें, रदरफोर्ड प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम। उन्होंने कौन सा मॉडल दिया था, कैसे दिया था? सबसे पहला पॉइंट क्या है? The positive charge and the most of the mass of the atom was densely concentrated in the extremely small region. This very small, ठीक है, उन्होंने क्या? न्यूक्लियस का। सबसे पहले न्यूक्लियस की मतलब किसने हमें नाम लिया? किसने सबसे पहले न्यूक्लियस का नाम लिया? हमारे रदरफोर्ड ने। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या कहा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सारा का सारा मास, सारा का सारा पूरे एटम का जितना ही पॉजिटिव चार्ज है, सब एक बहुत ही छोटे कंसाइज स्पेस में लोकेटेड है, जिसे मैं कहूँगा न्यूक्लियस। और वो न्यूक्लियस एक एटम के सेंटर में है। वो न्यूक्लियस क्या है? एक एटम के सेंटर में है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये पहला पॉइंट कहा था कि एक एटम है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर मास है। ऐसा नहीं कि पूरा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं, एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर सारा का सारा पॉजिटिव मास, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है वो सब उस न्यूक्लियस के अंदर है, और जितना भी मास है वो भी सब उस न्यूक्लियस के अंदर ही है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ वेरी हाई स्पीड सर्कुलर ऑर्बिट। उन्होंने कहा सर्कुलर पाथ है, मैं ऑर्बिट कह रहा हूँ, और इसी के आसपास आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, दस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम रिजेंबल द सोलर सिस्टम। ठीक है, सोलर सिस्टम में आपने देखा है ना, ये सन, मतलब मान लो ये सन है आपका। ठीक है, अब इस सन के आसपास ही सबको सारे जो आपके अलग अलग वो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, राइट। ये तो आपको पता होगा कि उनके अलग अलग ऑर्बिट्स हैं, उसमें ही आपका जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। तो वैसा ही इन्होंने ऐसा कुछ बताया कि जैसे सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं सब चीज़ें, वैसे ही आपका इलेक्ट्रॉन भी आपके न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है एक एटम में। ठीक है, उन्होंने ये बताया आपको। तो उन्होंने नाम लिया हमारे किसका? ऑर्बिट्स का नाम लिया कि ऐसे ऑर्बिट्स हैं जिसमें कि आपका इलेक्ट्रॉन क्या है? वो रिवॉल्व करता रहता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है?
इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। अब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब होगी, जब दो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो न्यूक्लियस हमारा कैसा पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है, किस चीज का अट्रैक्शन होता है, आपके किसी का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी आपने पढ़ा होगा ना, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर वो यूज करके बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने ये वाली बात हो गई। अच्छा, यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या है, क्या एनसीईआरटी में क्या है, पहले इसकी ड्रॉबैक्स, इनकी ड्रॉबैक्स की बात कर लेते पहले। अजीब है भाई, एनसीईआरटी बहुत अजीब है। क्यों? अब यहाँ, अच्छा अब यहाँ पर उन्होंने ड्रॉबैक की बात करी है, ड्रॉबैक की बात भाई साहब पहले ही कर लेते हैं आप। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स क्या हैं। ठीक है, अब वो जो वाला पार्ट है वो भी इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम देखेंगे पहले ड्रॉबैक्स क्या थे। ठीक है, अब ड्रॉबैक यहाँ पर बहुत कहानी लिखी हुई है, इसे मैं आपको एक काम करता हूँ, छोटे फॉर्म में समझा देता हूँ। ठीक है, छोटे फॉर्म में समझाते हैं इसे आपको। क्या है, आप तो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। ये आपका क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। उन्होंने कहा कि इसके आसपास क्या है, इसके आसपास आपका, आप मतलब आपके जो चार्जेस हैं, मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, वो इसी के आसपास ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा है। इसके आसपास क्या कर रहा है, ऑर्बिट्स में आसपास रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, कोई भी चीज़ जब सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, ठीक है, मान लो ये आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अब रिवॉल्व मतलब ये ऑर्बिट्स हैं, ये ऐसे करके रिवॉल्व कर रही है, समझ, सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रही है। कोई भी चीज़ जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगी, वो क्या प्रोड्यूस करेगी, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन। ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन। यानी इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे होंगे सर्कुलर पाथ में, वो एक सेम स्पीड से नहीं घूम पाएंगे, वो क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। क्या करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे। देन दे विल गिव आउट एनर्जी, एंड दे विल गिव आउट एनर्जी। वो एनर्जी को बाहर निकालेंगे, क्योंकि एनर्जी को मतलब एनर्जी अपनी इस्तेमाल करके, एनर्जी अपनी बॉडी से बाहर निकाल के तो एक्स्ट्रा वर्क कर पाएंगे, तो क्योंकि एक्सेलरेट कर रहे हैं। सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, और सर्कुलर पाथ में घूमने की वजह से वो चीज़ क्या प्रोड्यूस कर रही है, वो चीज़ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। राइट, अब उसी एक्सेलरेशन जब वो और तेज हो रहा है, और तेज हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या गिव आउट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को बाहर निकाल रहा है। इलेक्ट्रॉन किसे बाहर निकाल रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को बाहर निकाल रहा है। अब ये जो एनर्जी धीरे धीरे बाहर निकल रही है, अब इलेक्ट्रॉन के अंदर से तो कमी हो रही है ना, अब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी निकाल रहा है, ऐसे मान लो ये बाहर था, मान लेते हैं ये ब्लैक में। ठीक है, हमने ब्लैक मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पर घूम रहा है, 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 यहाँ पर घूम रहा है। अब धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि एनर्जी कम है और एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका जो ऑर्बिट है, मतलब जो रेडियस इस पर घूम रहा है गोल गोल सर्कुलर पाथ में, वो चीज़ क्या होगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। तो ये चीज़ क्या होती है, और छोटी और छोटी और छोटी और छोटी। तो एक ऐसा टाइम आएगा इलेक्ट्रॉन के पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचेगी, और वो जाके हमारे न्यूक्लियस में गिर जाएगा, और यहाँ पर आपका एटम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय। यानी आपका यहाँ पर एटम क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या ऐसा होता है, अब क्या ऐसा होता है, ये पेंसिल है, यहाँ रखिए, 10 दिन बाद भी ऐसे रखी रहेगी, 1 साल बाद भी अगर मैं यहाँ से हिलाऊं नहीं तो यहाँ पर ये ऐसी ही रखी रहेगी। क्या डिस्ट्रॉय हो गई, क्या कुछ आपको आसपास देखो कोई यहाँ कुछ हो रहा है, वहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ कुछ ऐसा देखा हुआ मिलता है, नहीं मिलता ना। और क्यों नहीं मिलता, क्योंकि आपका एटम क्या है, स्टेबल है, एटम क्या है, स्टेबल है। अगर वो ऐसा ही होता, अगर वो यही चीज़ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, उसके आसपास ये सब चीज़ें हो रही हैं, तब वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता, कि वहाँ पर देखने को मिलता है कि एटम डिस्ट्रॉय हो रहा है, एटम स्टेबल ही नहीं होता। लेकिन एटम तो स्टेबल है, तो एटम स्टेबल है, तो वो स्टेबिलिटी यहाँ पर इनका मॉडल नहीं बता पाया। ठीक है, नहीं बता पाया। या फिर से जाते हैं कि फिर से ये सब क्या था, उन्होंने कहा सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा तो वो एक्सेलरेट करेगा, पहली चीज़ एक्सेलरेट करेगा, स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो उसे और एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है ना, और एनर्जी चाहिए उसे, और घूम मतलब और से रोटेट करेंगे तो और एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए मतलब सॉरी एनर्जी उसे मतलब गिव आउट करनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी और तेज जाने के लिए। अब भाई गाड़ी तेज़ आपको चलानी है तो फ्यूल तो बर्न करना पड़ेगा ना ज़्यादा, गाड़ी ज़्यादा तेज चलाओगे ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा, राइट। तो क्योंकि वो ज़्यादा तेज एक्सेलरेट कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, एनर्जी को बाहर निकाल रहा है, निकाल रहा है, निकाल रहा है, तो एक टाइम ऐसा आता है वो घूमते 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 ऑर्बिट छोटा हो रहा है, 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 और बीच में आके वो न्यूक्लियस में मिल जाएगा, और न्यूक्लियस में मिलके वो फिर आपका एटम क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और एटम खत्म होने की वजह से मतलब वो स्टेबिलिटी नहीं बता पाया, राइट। तो ये उनका क्या था, ड्रॉबैक था, ये उनका क्या था,
रदरफोर्ड का मॉडल का ड्रॉबैक था। बाकी सब चीज़ें ठीक हैं कि हाँ एटम में जगह खाली है, न्यूक्लियस है बीच में, ये है वो है, लेकिन जो उन्होंने मॉडल दिया था उसमें ये सब ड्रॉबैक्स थे, वो उनकी एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाए थे। ठीक है, यहाँ पर वो सब लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वो सब कहानी के फॉर्म में लिखा हुआ है, चाहो तो एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर इनके बारे में हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमें ऊपर दिया हुआ, जो एनसीईआरटी ने पता नहीं बीच में क्यों दिया था, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ये तो ऑलरेडी यार परसों के हो गया आप लोग, एटॉमिक नंबर मास नंबर तो आपके पढ़ा हुआ होगा, है ना। चलो हम एक बार फिर तब भी देख लेते हैं एटॉमिक नंबर मास नंबर होता क्या है। कोई भी एलिमेंट है, मान लो एक्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक नंबर। कितने जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी एटम के अंदर हैं वो हम उसे क्या कह देंगे? एटॉमिक नंबर हम उसे कह देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन को हम क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के आपके गेन और लूज होते रहते हैं, तो उन्हें आपको एक नंबर फिक्स नहीं हो पाएगा ना उसके लिए। और क्योंकि प्रोटॉन को आप न्यूक्लियस से अंदर बाहर नहीं निकाल सकते ज़्यादा जल्दी, अंदर बाहर नहीं कर सकते उसे प्रोटॉन को, तो इस वजह से हम जो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर की वजह से हम प्रोटॉन को लेते हैं एज एटॉमिक नंबर। मान लो किसी के अंदर 5 प्रोटॉन्स है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 5। किसी का अगर एटॉमिक नंबर 7 है तो उसके कितने हो जाएंगे? उसका प्रोटॉन्स के अंदर 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं वो उसके एटॉमिक नंबर हो गया। और एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से, और ए को हम लिखते हैं किसी भी एलिमेंट के यहाँ पर। ठीक है, हमने ए लिख दिया यहाँ पर, देखो मैं फिर से लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमने ए लिख दिया। अब हम बात करेंगे किस चीज़ की? मास नंबर की। मास नंबर, मास नंबर क्या हो गया आपका? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। एक एटम है, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस है। हमने पढ़ा ना सारा का सारा मास कहाँ है? न्यूक्लियस के बीच में कौन साइज है? न्यूक्लियस के अंदर कौन साइज है? तो वो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है आपके? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। ठीक है, इनका दोनों का मास हम रिलेटिवली 1 यूनिट मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 यूनिट मानते हैं। तो अगर मान लेते हैं किसी के अंदर 10 प्रोटॉन है और किसी के अंदर 10 ही न्यूट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20 यूनिट्स। ठीक है, मास नंबर को हम डिनोट करते हैं जी से या फिर जेड से, और इसे हम कहाँ लिखते हैं? ऊपर। ठीक है, इसे हम कहाँ लिखते हैं? ऊपर लिखते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे। ये मैंने उल्टा लिख दिया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, शायद मैंने उल्टा लिख दिया। हाँ यार, मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। वो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, जी यहाँ पर कैसे आया? बस बस बस, शुरू मत हो जाना सर, गलती कर दी, ये हो गया वो हो गया। नहीं, हाँ, तो आपका एटॉमिक नंबर क्या है? आपका एटॉमिक नंबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और आपका एटॉमिक मास क्या है? एटॉमिक मास आपका क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितने भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उन्हें आप ऐड कर दोगे, उन्हें सम अप कर दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा एटॉमिक मास। क्या बन जाएगा? वो आपका एटॉमिक मास बन जाएगा। ठीक है, पता है क्या होता है ना कि अगर अभी मान लो 6-7 घंटे लगातार शूट चल रही है तो दिमाग मतलब यहाँ पर जो है खिचड़ी बन जाती है। अब खिचड़ी बनने के बाद कभी आप मुंह से मतलब बता वो सी चीज़ रहे हो, बोल वो ही रहे हो, लेकिन लिख कुछ और देते हो। ठीक है, अब लिख कुछ और रहे हो, बोल कुछ और रहे हो, ऐसा भी होने लगता है। तो ये से कहते हैं आप पता है क्या कहते हैं? मुझे आप बताओ इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? जब आपकी बहुत आपका इतना ज़्यादा आप कर रहे हो, और इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? वो चीज़ मुझे बताओ। ठीक है, खैर इसके लिए एक टर्म होती है, आप जब डाउट क्लास में तो मैं तब बताऊंगा आपको ये चीज़। ठीक है, तो हाँ, हम बात कर रहे थे एटॉमिक नंबर की और एटॉमिक मास की। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास में हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दोगे तो आपका एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ बन जाएगा, एक रिप्रेजेंटेशन हो गई। कैसी? किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करोगे तो उसके लिए रिप्रेजेंटेशन ये वाली हो गई। ठीक, फिर आते हैं आपके आइसोबार्स और आइसोटोप्स। क्या आते हैं आपके? आइसोबार्स और आइसोटोप्स। इसको हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, बढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक है, हम बात करते हैं पहले आइसोटोप्स की। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर चलो बुक के एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, खाम मखा वो नाटक होगा फिर। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं आइसोटोप्स के एग्जाम्पल। ठीक है, आइसोटोप्स क्या देखो आइसोटोप्स के बारे में? identical atomic number but different atomic mass are known as isotopes. Identical atomic number but different atomic mass are known as isotopes. For example, यहाँ पे हाइड्रोजन दिया हुआ है। चलो हाइड्रोजन ले लेते हैं। हाइड्रोजन बहुत ही फेमस है। ठीक है, ऑक्सीजन भी आप ले सकते हो वैसे, खैर बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो ऐसे। तो हाइड्रोजन लेते हैं हम। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, मास नंबर 1, मास नंबर 2, मास नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हो कि तीनों हाइड्रोजन है, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी कि तीनों के अंदर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 1, लेकिन तीनों के अंदर आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, लेकिन तीनों का मास अलग अलग है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे पहले वाले में, यहाँ पर तो देखो पहले वाले को हम कहते हैं प्रोटियम, ठीक है, पी से प्रोटियम, तो मैं लिख ही दूं क्या पूरा पूरा, लिखवाओगे हैं, चलो लिखवा लो कोई बात नहीं, ठीक है। पहली बात को हम किसे कहेंगे, प्रोटियम, प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉन्स कितने, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। सेकंड है आपका ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम के अंदर कितने हैं 1। फिर आपका है ट्रीटियम, ट्रीटियम के अंदर आपके नंबर ऑफ आपके न्यूट्रॉन्स कितने हैं 2, तभी तो उनका मास है देखो 1 है, 1 ही इसका एटॉमिक नंबर है, 1 ही इसका एटॉमिक मास है, यानी कि इसके अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। 1 इसका एटॉमिक नंबर है, अब मैं चलो रेड ले लेता हूँ, 1 इसका एटॉमिक नंबर है और 2 इसका एटॉमिक मास है, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं 1। 1 इसका एटॉमिक नंबर है और 3 इसका एटॉमिक मास है, यानी कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने हैं 2। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके आइसोटोप्स क्या होते हैं, आपके आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास, ये आपके क्या होते हैं आइसोटोप्स, क्या होते हैं ये आपके आइसोटोप्स हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, ठीक है। और क्या एग्जांपल्स हैं आपके, देखो यहाँ देखो कार्बन वाला, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, ठीक है, ये भी आपके आइसोटोप्स का एग्जाम्पल है, ये भी आपके आइसोटोप्स का एग्जाम्पल है, सेम एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट क्या है, मास नंबर डिफरेंट है, ठीक है। तो उन इनको हम क्या कहते हैं, हम इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। और मेजरली डिफरेंस किसका होता है आइसोटोप्स में, आइसोटोप्स में आपका डिफरेंस होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, किसका डिफरेंस होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से आपके आइसोटोप्स अलग अलग हमें मिलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है तो उसका मतलब क्या है कि आपका हर चीज मतलब उसकी मास भी अलग अलग हो जाएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर सेम है, यानी कि प्रोटॉन का नंबर सेम है लेकिन न्यूट्रॉन्स का नंबर वहां पर डिफर कर रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर आपकी बात आती है आइसोबार्स, फिर क्या आती है आइसोबार्स, ठीक। अब आइसोबार्स क्या होते हैं, अब जैसे आपने आइसोटोप्स देखे अभी आपने, ठीक है, आपने देखे आइसोटोप्स, ठीक है। अब आपके आइसोबार्स क्या हो जाएंगे, अब आइसोबार्स आपके वो हो जाएंगे जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, चलो ओके पहले मिटा लें इसे, एग्जांपल के साथ ही पढ़ेंगे ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक। हाँ, तो आइसोबार्स आपके क्या होते हैं, मान लो आर्गन और आपको कैल्शियम दिया हुआ है, आर्गन 18 एटॉमिक नंबर 20, मास नंबर 40, मास नंबर 40। देखा क्या डिफरेंस है, पहले वाले में हमने क्या देखा था, सेम एटॉमिक नंबर था लेकिन डिफरेंट मास नंबर था, सेम एटॉमिक नंबर था डिफरेंट मास नंबर था, किसकी वजह से, किसकी वजह से था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की डिफरेंस की वजह से, ठीक। लेकिन आइसोबार्स में आपका क्या है, आइसोबार्स में आपका क्या है कि आपका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, आपका एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है लेकिन मास नंबर क्या है सेम है, मास नंबर क्या है सेम है, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों ही डिफरेंट है, दोनों क्या डिफरेंट है। जैसे कैल्शियम में आप लोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके कितने हैं 20, आर्गन में आप लोग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं 22, ठीक है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी अलग है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन उनका क्या है मास सेम है, उनका क्या है मास आपका सेम है। तो ध्यान रखना आइसोटोप्स आपके क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, आइसोटोप्स क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, और आपके आइसोबार्स क्या होते हैं, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक। चलो आगे देखते हैं। चलिए ड्रॉबैक की तो हमारी बात यहाँ पर हो गई थी, ड्रॉबैक की हमने बात कर ली थी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका मॉडल आता है उसे हम कहते हैं डेवलपमेंट्स लीडिंग टू, मतलब अब इनके बाद मतलब फॉर का जो मॉडल था उसके ड्रॉबैक्स थे, नहीं बता पाए कि स्टेबिलिटी कैसे है क्या नहीं कैसी, मतलब नहीं बता पाए उस चीज़ की, मतलब कि एटम की स्टेबिलिटी क्या है। अब हम बात करेंगे बोहर मॉडल की, जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आएंगी, ये क्या है क्या सीन नहीं है मतलब, और यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब कैसे काम में आएगा, इनके फॉर्मूलाज वगैरह क्या है, वेव नंबर, वेव थ्योरी सब आप देखोगे, लेकिन वो कहाँ कब देखोगे, आप देखोगे ये अपनी अगली क्लास में, कब देखोगे अपनी अगली क्लास में देखोगे। अभी यहाँ जितना भी हमने पढ़ा उस चीज़ को अच्छे से कनेक्ट करो, पिछला वाला जो पढ़ा था उसे आप रिवाइज करो अच्छे से, और इस क्लास को अच्छे से आप देखो, और डाउट क्लास में ज़रूर आओ, जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें लेके आओ, मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो। अच्छा देखो आपकी क्लास 11th ऐसा नहीं है 2-3 वीडियो में आपकी चैप्टर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ वीडियोस लगेंगी कि आपके चैप्टर को खत्म होने में, राइट। लेकिन वो क्या होगा, हर एक चीज़ को हम अच्छे से डिटेल में पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। आप मतलब
पढ़ा दूं मैं ऐसे आपको 2 वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा आपका पूरा का पूरा चैप्टर, लेकिन क्या फ़ायदा होगा उससे? कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो इस वजह से हम धीरे धीरे स्लो स्लो लेके चलेंगे, हर चीज़ को अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। आप डाउट क्लास अटेंड करते रहो, और डाउट क्लास आप अच्छे से अटेंड करो, डाउट क्लास को मत छोड़ा करो, क्योंकि डाउट क्लास करोगे तो रिवीजन भी होता रहेगा, क्वेश्चंस भी होते रहेंगे। भले ही आपने चैप्टर पढ़ा है नहीं पढ़ा है, क्या करा है क्या नहीं करा है मतलब नहीं है, लेकिन डाउट क्लास को ज़रूर ज़रूर आप अटेंड करिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड इसे और लोगों तक भी पहुंचाओ। और मैं आपको जाते जाते एक और चीज़ कहता हूँ कि अगर आप लोग हमें जानते हो एनरोल्ड ऑलरेडी हो तो बहुत अच्छी बात है, और लोगों के हमारे साथ एनरोल्ड करो। जितने भी लोग हमारे साथ एनरोल्ड नहीं हैं वो हमसे 9368749690 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको बताएंगे कि ये सिर्फ वीडियोस नहीं है, ये पूरा एक प्लेटफॉर्म है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है बच्चे के लिए, कि आपको सप्लीमेंट में कुछ चाहिए नहीं। आपको नोट्स चाहिए मिलेगा, काउंसलिंग चाहिए मिलेगी, वीकनेस पे काम करना है मिलेगा, स्ट्रेटेजीज चाहिए मिलेगी, टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ मिलेगा। आपको क्या करना है, अगर आप नए हो इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, इस नंबर व्हाट्सएप करना है और हमसे कांटेक्ट करना है, आपको पूछना है कैसे एनरोल होगा। और आपकी फ़ीस कितनी है? फीस आपकी है ₹1 पर डे, जो कि आपकी बनती है ₹365 पर ईयर। अगर ये सब चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, धीरे धीरे चीज़ें फ्लो में हमारी आएंगी, धीरे धीरे आपको और पता चलेगा कि और आप क्या मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। तो थोड़ा सब्र करिए, सब्र के साथ चलिए, आगे पढ़ते रहिए, हमारी भी स्टार्टिंग है, हम भी अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए। अगर नए हमें देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो, आप हमसे हमारे साथ एनरोल आज ही हो। और आप नए नहीं हो, आप ऑलरेडी मतलब सब्सक्राइब्ड हो और ऑलरेडी हमारे वीडियो से पढ़ रहे हो, तो आप क्या करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसे दिखाओ, शेयर करो उनके साथ, और उन्हें बताओ इस ₹365 में आपको क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। चलो बाय।